हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का समाचार पल्स चैनल पे। देख लेते हैं कौन-कौन से न्यूज़ इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो आज ना थोड़ा-सा गला ठीक नहीं है बिकॉज़ ऑफ थोड़ी-सी हेल्थ इश्यू है, बट स्टिल हम लोग जो आर्टिकल है उसे डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या कुछ इम्पोर्टेंट है। देखो हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो न्यूज़ है इलेक्टोरल बॉन्ड वाली जिसमें कौन से पार्टी को कितना चंदा मिला था, ये हमारा डिस्कस किया हुआ, ये न्यूज़ काफ़ी नोन हो चुका है। तो हमने देखा था फ्यूचर गेमिंग ने सबसे ज़्यादा चंदा जो है, देखा जाए तो मेजर चंक जो है उन्होंने अपने डीएमके को दिया था और डीएमके को लेकर के काफ़ी न्यूज़ भी आ रही है। बट जो रिसेंट डेवलपमेंट कल देखने को मिला, सुप्रीम कोर्ट जो हमारी है, उन्होंने एसबीआई को कहा कि जो डेटा उनके द्वारा दिया गया है, वो काफ़ी ज़्यादा डिकोडेड है और इसे सिंप्लीफाई करके देने की जो तारीख दी गई है, वो रिसेंटली दे दिया गया है। मार्च 21 को उन्हें रिपोर्ट सबमिट करना है। तो मार्च 21 जो है, वो एसबीआई के चेयरपर्सन को एफिडेविट के रूप में जमा करना है चीफ जस्टिस के पास कि किस तरीके से जो है फंडिंग हुई, और इसमें जो एसबीआई का डायरेक्टर है उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लेकिन कल कुछ नया डेवलपमेंट भी हुए, उसे हम देखेंगे। देखो कोर्ट रूम में कल सीजीआई बहुत भड़के हुए नज़र आ रहे थे बिकॉज़ ऑफ अदर जो पार्टी है वो इस केस में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वर्डिक्ट आने के बाद की बात है। मतलब नहीं समझे। मतलब समझिए, देखिए एक्चुअली में हमने देखा है कि जो न्यूज़ चल रही थी जिसमें अलग-अलग पार्टियों का नाम आ रहा था कि किसने कितना चंदा दिया। तो देखो हमने देखा था कि जो जेडीएस पार्टी है, उससे भी इन्फोसिस जैसी कंपनी ने बड़े मतलब इन्फोसिस आप समझ रहे हो अभी तुरंत ही जो सुधा मूर्ति हैं वो सभा में पहुँची हैं। नाउ प्रेसिडेंट के द्वारा ही इलेक्ट होकर के, और ना देखो जो बाइकॉन हो गया या जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, ये सब बड़ी-बड़ी कंपनियों ने फंड दिए हैं स्टार्टिंग के 2 सालों में। जो अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी को है। तो देखो मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि देखो पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा मिलता ही रहा है, ऐसा कोई न्यू नहीं, दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग दैट इज़ गोइंग हियर, राइट? ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल न्यू नहीं है। बट जो मैटर था ना वो बहुत ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं कि जो वे था चंदा लेने का या देने का, वो बहुत ज़्यादा सिम्प्लीफाई किया गया था। मैं यही कहूँगी कि सिम्प्लीफाई किया गया था। क्यों? ये आप खुद भी समझोगे। देखो कोर्ट रूम में बहस के दौरान जो है, जो एनजीओ है, एनजीओ कौन-सी? एडीआर, है ना? तो आपको ये एडीआर मतलब अल्टरनेट डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन मैकेनिज़्म मत समझ लीजिएगा, जो हमारी कोर्ट के अंदर होता है। ये एडीआर एक एनजीओ है जिनके कहने पे ये सारा का सारा मामला आगे बढ़ा, और इस तरह की इनके एप्लीकेशन के बाद ही मामला जो है सामने आ रहा है, जिसमें नए-नए डेवलपमेंट डेली होते जा रहे हैं कि किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है और क्या लूपहोल है इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि सुप्रीम कोर्ट बहुत भड़क गई थी कल, उसके पीछे रीज़न ये था कि जो एट लास्ट जब वर्डिक्ट आ रहा था, तो जो हमारे इंडस्ट्रियल हेड बॉडीज़ हैं, जो हमारे इंडस्ट्रीज़ को एसोसिएट करते हैं, जैसे कि एसोचैम हो गया, ठीक है? फिक्की हो गया। तो आप देखोगे फिक्की, या फिर आप देखोगे जो हमारी सीआईआई है, या जो हमारी एसोचैम जो हमारी बॉडी है, इनके जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव वकील थे, वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के सामने वर्डिक्ट आने के बाद, जो वर्डिक्ट होता है ना, मतलब जो फैसला आ जाता है, तो वर्डिक्ट आने के बाद ये सीजीआई के सामने पहुँचे और इन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की, बट इनकी बात को रखने का मौका नहीं मिला और सीजीआई ने दम तक फटकार लगाई है। लेकिन देखो, और जो मिस्टर रोहतांगी हैं, राइट? वो जो कि गवर्नमेंट के मतलब हम कह सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल जो है, उन्हें ये बोला गया कि आपको जो है रिपोर्टिंग देनी है, आप बाद में इसे दो। तो एसबीआई को ये बोला गया है कि एसबीआई के जो चीफ हैं, अब वो सामने आएँगे, उन्हें रिप्रेज़ेंट करना पड़ेगा। एक और डेवलपमेंट है, देखो सारी पार्टियों को तो नाम मिल रहा है, बट बीजेपी अपना एक अलग ही जो है राग आलाप रही है, कह सकते हैं। बीजेपी का कहना है कि देखो हमें तो फंड मिला है, ये श्योर है। कितना फंड मिला है वो भी आपके सामने है। लेकिन किसने हमें कितना फंड दिया है ये हमने रिकॉर्ड रखा ही नहीं है, तो हम आपके सामने देंगे कैसे? समझ गए? अब यहाँ पे क्या चीज़ें चलेंगी वो देखने वाली विषय होगी कि इसके आगे कैसे होगा। तो दूसरी चीज़ है कि जो एसबीआई है, राइट? देखो एसबीआई के सामने अब कोर्ट जो है एक नया एंगल हमें देखने को मिलेगा। जो एसबीआई है वो एक इंडस्ट्रियल बॉडी है, वो एक कॉमर्शियल बॉडी है जो इनकम जनरेट करती है, ठीक है? नाउ इनके काम में कुछ जो है ऑब्लिगेशंस है और कुछ नॉर्म्स है जो इन्हें कॉम्प्लाई करना है। अब देखो जो नॉर्म्स है वो तो कॉम्प्लाई करना ही है, लेकिन कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं। जैसे कि केवाईसी है, केवाईसी नॉर्म्स के तहत
जो जानकारी है वो एसबीआई अपने पास ही रखेगी, किसी को नहीं देगी, डिस्क्लोज नहीं करेगी। तो जो कायदे से कस्टमर जिसने ट्रस्ट करके एसबीआई से बॉन्ड खरीदा या एसबीआई के पास कुछ भी अपने डिटेल सबमिट की और बाद में उसे एसबीआई ने फर्निश कर दिया पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो उसके बाद फिर क्या होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्या सीजीआई यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? ऑल्दो ये मैटर ट्रांसपेरेंसी का है, नो डाउट ये मैटर ट्रांसपेरेंसी का है, लेकिन क्या इससे इंडिविजुअल जो व्यक्ति है उसके स्वाभिमान का हनन नहीं होता है? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना या फंड देना या डोनेट करना, क्योंकि डोनेट वर्ड यूज किया जाता है, दान देना अपराध की श्रेणी में कैसे आता है? कौन-सा सेक्शन इसे डिफाइन करता है कि पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना अपराध है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर किसी इंडिविजुअल को जो है आप टारगेट कर पाएँगे अगर आप पब्लिक डोमेन में नाम डाल देते हैं, तो इंडिविजुअल टारगेट हो जाएगा। हाँ, ये भले हो सकता है कि जिस मेथड से एसबीआई ने फ़ोन लिए हैं, वो जो है सुप्रीम कोर्ट को इल्विल नज़र आ रहा है, यहाँ पे गड़बड़ है। तो ये जो लॉज़ है ये बनाया किसने? ये लॉ को बनाया पार्लियामेंट ने। तो अब यहाँ पे पार्लियामेंट से आप सवाल पूछ सकते हैं, इस लॉ को नलिफाइड कर सकते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि जो भी कानून के जानकार हैं, वो इस मैटर को समझते हैं। ये मैटर बस चल रहा है, न्यूज़ में चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है इस न्यूज़ को, लेकिन रिजल्ट क्या होगा? तो अगर आप कानून के जानकार हैं तो आप ये समझिए एसबीआई के जो चेयरपर्सन उनको जेल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो नॉर्म है उसी को कॉम्प्लाई कर रहे हैं। तो जो नॉर्म बनाने वाले लोग हैं वो क्या है? पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में इतने सारे लोग हैं। इससे पहले भी बहुत सारे नॉर्म्स पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं जो सुप्रीम के द्वारा कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार किए गए हैं। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब चूंकि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट होता ही है, तो ये चेक करने के लिए कि कोई भी लॉ जो बनाया जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा वो कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड पे खड़ा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, ठीक है? लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि सामने वाले को फांसी चढ़ा दी जाती है। हाँ, एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या इसमें कोई स्कैम होने की संभावना दिखाई दे रही है? तो स्कैम की संभावना एक पॉइंट पे नज़र आ रही है, कौन से पॉइंट पे? जो फ्यूचर गेमिंग कंपनी है, उनके द्वारा जो फंड दिया गया है, बार-बार अलग-अलग पार्टियों को, स्पेसिफिकली जो डीएमके को दिया गया है और जो रेस्ट अमाउंट अलग-अलग पार्टी अपोजिशन पार्टी को दिया गया है, तो उसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि जब बार-बार ईडी की कार्रवाई हो रही है और ईडी की कार्रवाई के बाद वो जो कंपनी है, वो अपना फंड किसी अलग पार्टी अपोजिशन पार्टी के अकाउंट में डोनेट करते जा रहे हैं, तो ये मनी किस तरह की मनी थी जिससे वो कहीं न कहीं इन्वेस्ट कर दे रहे थे, ताकि वो ईडी के पकड़ में ना आए। तो यहाँ पे एक ऑब्वियस सी बात है, एक हमें समझ में आता है कि यहाँ पे जाँच हो सकती है। लेकिन अब सवाल है कि चूंकि रूलिंग पार्टी है जो बीजेपी है, उन्होंने तो डिस्क्लोज ही नहीं किया है, तो यहाँ पे भी संभावना है एक लेवल तक। क्या कोई ऐसी कंपनी है जिनके ऊपर कार्रवाई की गई और उन्होंने फंड फिर बीजेपी को ही दिया, तो ये डेटा मिसिंग है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पॉलिटिकल पार्टी पे लग सकते हैं। बट कर क्या सकते हैं? तो देखो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नॉर्म्स तो था नहीं कि रिकॉर्ड मेंटेन ही करना होगा, तो रिकॉर्ड मेंटेन करने की तो बात ही नहीं थी। तो रिकॉर्ड मेंटेन हुआ नहीं, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए हैं आप, तो आपको कोई उसके लिए पनिशमेंट तो मिलेगा नहीं, ऐसा कोई प्रावधान तो हमारे यहाँ था नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड में कि पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो चंदा देने वाले का नाम देना है। ये तो लॉ में था ही नहीं, बस लॉ में ये था कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको कितना चंदा मिला है, वो ये चंदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो रूलिंग पार्टी है उनको कितना फंड मिला है, पॉलिटिकल चंदा कितना मिला है, वो डेटा उन्होंने इलेक्शन कमीशन को फर्निश कर दिया। बट इनको हर एक इंडिविजुअल का नाम मेंशन करना है, ऐसा रूल बुक में था ही नहीं। तो नहीं था तो फिर नहीं था मतलब समझ में आ गई? एज़ सिंपल, बहुत ही सिंपल है, लेकिन मज़ेदार है, मतलब इंटरेस्टिंग है। ये कह सकते हैं कि पावर का कैसे यूज़ मिसयूज़ किया जा सकता है, वो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। अगर हम एडिटोरियल की बात करें तो देखो, ये एडिटोरियल में ना वुमेन रिलेटेड आर्टिकल था। वायलेंस कैसे होता है और डोमेस्टिक वायलेंस या अलग-अलग प्लेसेस में जो वायलेंस होता है, फीमेल का मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, उससे संबंधित था। देखो, मोस्ट ऑफ द आर्टिकल हमने ना पहले भी डिस्कवर किए, पहले भी उसे डिस्कस किए बहुत सारे। तो कुछ विशेष यहाँ पे पॉइंट नज़र नहीं आते, बस ये है कि हमारे इंडिया के अंदर डोमेस्टिक लेवल पे जो फीमेल है, स्पेसिफिकली जो रूरल एरिया में है, उनके साथ बहुत वायलेंस होता है। अर्बन एरिया में भी होता है, तो फीमेल चूँकि वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, मतलब वो सेल्फ रिलायंस नहीं है, तो वो क्या कर सकती हैं, वो कुछ रिएक्शन नहीं कर सकती, उन्हें अपने लाइवलीहुड के लिए इस चीज़ को मैनेज करना पड़ जाता है। तो ये इस कारण से डेटा बहुत बढ़ता जा रहा है। दूसरा है कि जो फीमेल के द्वारा डोमेस्टिक वर्क किया जाता है,
उसमें उसको ना ऐसा माना जा रहा है, हमारे ऐसा डिस्कशन चल रहा है कई बार कि उसे क्या कंसिडर किया जाए, उसे कंसिडर किया जाए जीडीपी में काउंट किया जाए। ठीक है, कि जो फीमेल वर्क कर रही है, जो घर का वर्क हो रहा है, वो जीडीपी में काउंट होना चाहिए। राइट, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स जो है बहुत सारे निकल के आएंगे। लाइक जैसे कि क्या फीमेल जो है उनको एम्प्लॉय समझा जाएगा अगर डोमेस्टिक वर्क में वो काम कर रही है। जो घर का मालिक है, जो ओनर है या हस्बैंड है या कोई भी है, तो वो क्या घर का मालिक है, वो डोमेस्टिक वर्क में पार्टिसिपेट करी, जो वर्क हो रहा है, तो क्या वो एम्प्लॉय है? तो क्या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो है वो मास्टर एंड स्लेव का हो जाएगा? ठीक है, या फिर अगर फीमेल कुछ दिनों के लिए बाहर जाएंगी या अपने अदर जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके यहाँ जाएंगी, तो क्या उनके जो सैलरी है, यानी जो उनको पैसा मिलने वाला है, क्या वो कम होकर के मिलेगा? मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जो हम इसमें हल्की सी मेंशन की गई है, 1-2 पॉइंट मेंशन किया गया। बट ये चीज़ें पहले ही 2019 में ही पार्लियामेंट के अंदर इस पे चला था, बहुत ज़्यादा बात हुआ था। तो इसमें बहुत सारे नेगेटिव इंस पॉइंट्स ज़्यादा उभर के सामने आए थे, जिसमें मैरिज इंस्टीट्यूशन जो है वो हमारा डाइल्यूट हो जाता है अगर हम इस चीज़ को आगे प्रमोट करते हैं। यानी जो फीमेल वर्क है, जो डोमेस्टिक वर्क है कह सकते हैं, उसको अगर हम हाउस होल्ड वर्क को अगर हम जीडीपी में काउंट करते हैं, तो इसका असर मैरिज इंस्टीट्यूशन पे बहुत नेगेटिव पड़ेगा इंडिया के अंदर। ना दूसरा जो आर्टिकल है ना, इसे न्यूक्लियर पावर से संबंधित है, इसे हम ना बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैं इसे छोड़ रही हूँ, आज हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। बाद बाकी ये आर्टिकल तो हमने आपके साथ डिस्कस किया, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित था। और दूसरा है जो पुतिन की विक्ट्री हुई। देखो पुतिन की ना बहुत जोरदार विक्ट्री हुई है। लगातार ये 5 टर्म जो है, 5th टर्म तक ये प्रेसिडेंट बन बन चुके हैं, फिर 5वां टर्म इनका चल रहा है। और अब यहाँ पे देखो, जो बनने के बाद इन्होंने कहा है, वो ये कहा है कि रशिया जो है उसका एम है कि वो बफर जोन बनाना चाहता है यूक्रेन को। यानी कि कहने का मतलब हुआ सिंपल भाषा में कि जो यूक्रेन के लोग हैं जो फंसे हुए हैं वॉर में रशिया के साथ, उनके प्रोटेक्शन के लिए जो है यूक्रेन बहुत सूटेबल नहीं है। और जो रशिया है वो उनको प्रोटेक्ट कर सकता है ना। जो कंट्री है, जो यूक्रेन है, अब उसे लग रहा है कि लगातार ये विनिंग के बाद ऑब्वियस सी बात है कि ये टुवर्ड्स दी हार, मतलब जो है हारने जा रही है वॉर। और जो नेटो मेंबर्स नेशन है जिन्होंने यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्ट किया, फंड दिया, इक्विपमेंट्स दिए, वो इनका कुछ खासा कर नहीं पाएंगे। देखो ऐसा था नहीं कि ये जीतेंगे, लेकिन कि जीतना श्योर था कहीं न कहीं कि जीतेंगे, लेकिन ऐसा था नहीं कि इस लेवल से जीतेंगे। कि 87% जो है इनको वोटिंग मिली है। वहाँ के लोगों के मन में जो पुतिन है उनके लिए क्या भावना है। साथ ही साथ देखो, अगर हम एशिया की बात करें तो जो चाइना है, स्पेसिफिकली चाइना, उन्होंने इसे कांग्रेचुलेशंस कहा है। ऑब्वियस सी बात है, सभी ने कहा है, लेकिन जो जीतने के बाद इन्होंने कहा है कि जो चाइना और रशिया के रिलेशन है वो और भी बूस्ट होंगे। अब ये जो रिलेशन बूस्ट होंगे, तो ये टेंशन बढ़ेगा किसकी तरफ? जो नाटो मेंबर है या वेस्टर्न पावर कंट्रीज हैं, यानी यूएसए अलायंस है, उनके लिए ये सरदर्द का काम करने वाला है, जिसका इलाज कहीं ना कहीं वेस्टर्न पावर को इंडिया में नजर आता है। बट इंडिया की अगर हम बात करें तो देखो, इंडिया की रशिया से भी अच्छी दोस्ती है। इंडिया रशिया रिलेशन काफ़ी तगड़ा है, क्योंकि एक टाइम पे यूएसए और जो वेस्टर्न पावर है वो इंडिया के खिलाफ थे। जब 1971 के टाइम में बांग्लादेश का डिवीज़न, मतलब बांग्लादेश अलग बना था, तब उस टाइम पे रशिया ही ने हमारा साथ दिया था ना। अगर हम देखेंगे तो इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा खराब रिलेशन है। बट अगर हम देखें तो चाइना और रशिया का रिलेशन काफ़ी ज़्यादा शार्प और अच्छा है, स्ट्रांग है। तो इस तरीके से इंडिया जो है वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेवल में अपना जो रिलेशन है, मतलब ट्रायंगल लेवल पे है, रशिया, इंडिया, चाइना। बट इंडिया इसे मैनेज करने में एक हद तक सक्षम है। अब ऑल्दो एशिया के अंदर दो बड़े इकोनॉमी पावर बनते जा रहे हैं, इंडिया और चाइना। तो चाइना कहीं ना कहीं से इंडिया के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो बॉर्डर इशू हो, चाहे पाकिस्तान को भड़का करके इंडिया के अंदर इंटरनल इश्यूज क्रिएट करना हो। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, हो रही हैं। देखो, अभी हमने देखा था कि जो नेपाल के लोग हैं, नेपालीज जो लोग हैं, वो रशिया में बुलाए गए, वॉर में इन्वॉल्व करा दिया गया उनको, हालांकि उनको जॉब का लालच देकर बुलाया गया था। और अब ये जो लोग हैं ना, ये खबर आ रही थी कि रशिया वॉर में इन्हें जो है ना यूज़ किया जा रहा है। तो इंडिया गवर्नमेंट को, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हेल्प मांगी कि इनको जो है रेस्क्यू किया जाए। क्यों रेस्क्यू किया जाए? क्योंकि इनके साथ के जो साथी थे देवर इंडियन, और उनकी गवर्नमेंट ने उन्हें जो है वहाँ से हटा लिया। तो देवर ट्राइंग टू कि जो इंडिया है वो उनकी हेल्प करे ना। और एक चीज़ हम समझेंगे समझेंगे, जो यहाँ के लीडर है,
ठीक है? नेपाल के जो लीडर हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि रशिया के साथ जो है नेपाल के अच्छे रिलेशंस हैं, तो डेफ़िनेटली जो काम होगा वो बहुत ही कोऑपरेटिव ढंग से, बहुत ही पॉजिटिव आउटकम के साथ होगा। बट यहाँ पे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 1500 प्लस जो नेपालीज़ पर्सनल्स हैं, जो जॉब के लिए गए थे, उन्हें फँसा के वहाँ पे रखा गया। देखो, अगर हम बात करें रशिया के जीतने से ना एशियन कंट्रीज़ में तो तहलमहल मची ही है, क्योंकि देखो जो रशिया है वो नॉर्थ कोरिया को बहुत सपोर्ट कर रहा है। 7,000 जो है कंटेनर ऑफ आर्म जो है रशिया दे रहा है यूज़ करने के लिए, मतलब रशिया को मिल रहा है यूज़ करने के लिए यूक्रेन वॉर में इसके द्वारा, मतलब जो नॉर्थ कोरिया है। और नॉर्थ कोरिया को भी मॉस्को बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहा है और बहुत सारे इनोवेशन में हेल्प कर रहा है। देखो, अगर इस तरह से हम बात करें ना, तो 15 मार्च को स्टेटमेंट आई थी जो पुतिन है इनके द्वारा, कि अगर यूएसए, अगर जो यूक्रेन है वहाँ पे अपना इंटरवेंशन या अपने ट्रूप्स लगाएगा, या किसी तरह का कोई भी जो यूएस के ट्रूप्स है वो इस वॉर में अगर दिखाई देते हैं, तो रशिया चुप नहीं बैठेगा। कहने का मतलब साइलेंट बात ये हो गई कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता है अगर यूएसए का पार्टिसिपेशन बढ़ा रशिया यूक्रेन वॉर में। तो ये खुली चेतावनी थी। तो अब चूंकि ये फिफ्थ टर्म जीत के आ चुके हैं, 87% वोट मिला है, यानी लोगों का जो ट्रस्ट है रशिया का वो इनके साथ है, तो डेफिनेटली ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट टू डू। वैसे भी ये बहुत लंबे समय तक केजीबी में रहे थे, बहुत लंबे समय इनका पॉलिटिकल जर्नी रहा है, तो इनके पास काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी एक्सपर्टीज़ है कि वेस्टर्न पावर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझना है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।